Hey guys, welcome to Lossified. A very happy Republic Day. हम रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान गॉट इन्फोर्स्ड ऑन दिस डे. सो इसकी टू फेसेटेड ड्यूटीज़ हैं. पहली, एज अ सिटीजन वी शुड नो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, उसके क्या आइडियल्स हैं ना, हाउ टू रिस्पेक्ट इट. दूसरा, एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट वी नीड टू नो एवरी इंच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन so that we can answer all the questions that come up in the examinations. So let's go ahead and see what is there in the Constitution of India. तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शुरू होती है, जो कि नवंबर 1946 में बनी थी. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया तो 1934 में था, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. So the total strength of this constituent assembly was to be 389. इस 389 में 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये हमारी इसकी सीट्स अलॉटेड थी इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जैसा कि हम आज के प्रेजेंट फॉर्म में भी देखते हैं. जो ब्रिटिश प्रोविंस को सीट्स दी गई, यानी ये जो 296 सीट्स हैं, ये टू बी डिवाइडेड इन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़. कौन कौन सी? एक मुस्लिम, एक सिख और एक इन दोनों के अलावा. अगली बात जो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था. वो कैसे था कि हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी. और वोटिंग कैसे होनी थी? बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अगली चीज़ जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानना चाहेंगे वो ये कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अभी हमने देखा कि कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कैसे आए, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो नॉमिनेट होके आए बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. तो हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पार्टली नॉमिनेटेड थी और पार्टली इलेक्टेड थी. ठीक. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा तो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर भी सोच के देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो तब बनी थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें भी हमारा सारी कम्युनिटीज़ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन था. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस थे, SC ST थे, विमेन थी. बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ी हुई थी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी. उसके अलावा जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में पर्सनालिटीज़ रही हैं इंपॉर्टेंट, दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मूविंग अहेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम कैसे किया? तो सबसे पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी दिसंबर 9 को 1946 में. इस मीटिंग में मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा. क्यों? क्योंकि उनको अपना पाकिस्तान की डिमांड को उस टाइम अपलिफ्ट करना था. बहरहाल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आए. अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे सवालों के लिए, GS में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किए और क्या हैं ये, तो और कब पास किए? तो सबसे पहला जवाब तो हमें ये मिल जाता है कि दिसंबर 13 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को मूव किया असेंबली में. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? तो अगर ये आपको विस्तार से जानना है तो आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, बगल में गूगल खोलिए एंड गो एंड रीड दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. तब आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी थी. ये रेजोल्यूशन को यूनानिमसली अडॉप्ट किया हमारी असेंबली ने. कब? जनवरी 22 1947 में. इसका काम क्या आया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का काम क्या आया? इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया और इसी का मॉडिफाइड वर्जन हमें आज अपनी प्रियम्बल में देखने को मिलता है. प्रियम्बल क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना है. द प्रियम्बल टू आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ओनली. तो इस पोर्शन से वी गॉट कवर्ड
many questions that appear in the general knowledge section and in the constitution section. Moving ahead, और क्या क्या फंक्शन किए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में मई 1949 में हमने रैटिफाई करवा दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया जुलाई 22 को 1947 में। नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया 26 जनवरी से 2 दिन पहले। इसी दिन हमने नेशनल एंथम जनगण मन भी अडॉप्ट किया और इसी दिन हमने नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया 24 जनवरी। तो ये 24 जनवरी 3 महत्वपूर्ण काम हुए हैं 1950 में, हमारे रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। टोटली अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस हुए अक्रॉस 2 years 11 months and 18 days। कितना बड़ा टाइम पीरियड है जिसमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस टाइम पीरियड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कंट्रीज के ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देख डाला, पढ़ डाला। इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को 114 दिन कंसिडरेशन में रखा, बहुत बड़ा 64 लाख रुपीस का खर्चा हुआ और फाइनली 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ 1950 में। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 तरीके की कमिटीज़ थी, मेजर कमिटीज़ थी और माइनर कमिटीज़ थी। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना कि मेजर कमिटीज़ के हेड कौन कौन से थे। तो सबसे पहले यूनियन पावर्स कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के हेड कौन थे? सरदार पटेल, यूनिटी के लिए जिन्हें हम जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे BR अम्बेडकर। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज़ की एडवाइजरी कमेटी के हेड थे सरदार पटेल। लेकिन इस कमेटी में सब कमिटीज़ थी। तो जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी वो JB कृपलानी हेड कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। माइनॉरिटी की जो सब कमेटी थी वो HC मुखर्जी हेड कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदोलई हेड कर रहे थे। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम सब कमेटी हेड कर रहे थे हमारे AV ठक्कर। प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। मूविंग अहेड, वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी विच इज़ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी क्यों थी? ये इसलिए थी क्योंकि इसको इंटरेस्ट किया गया था विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कब हुआ? 29 अगस्त 1947 में ये कमेटी बनाई गई और इसको इंटरेस्ट किया इतना बड़े टास्क से कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, इसका ड्राफ्ट तैयार करिए। इस कमेटी में हमारे 7 मेंबर्स थे जो कि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये चेयरमैन थे। देन वी हैड N गोपालस्वामी अयंगर, देन वी हैड अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव एंड TT कृष्णमचारी। ये कमेटी ने क्या किया कि बहुत जो बाकी हमने कमिटीज़ देखी माइनर और मेजर कमिटीज़, इनके प्रपोजल्स इस कमेटी ने इकट्ठा किए और एक ड्राफ्ट बनाया। ये ड्राफ्ट सबसे पहला पब्लिश किया गया 1948 में फरवरी में। 1948 फरवरी में फर्स्ट ड्राफ्ट दिया। इसके बाद लोगों को 8 महीने का टाइम दिया कि इस ड्राफ्ट को डिस्कस करें या फिर इसमें अमेंडमेंट्स करें। जब पब्लिक कमेंट, क्रिटिसिज्म और सजेशंस आ गए तो फिर इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट बनाया जो कि पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 में। इसके बाद वी सी दैट इनैक्टमेंट कब हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का? तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मोशन था वो डिक्लेयर पास्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में और उसी दिन सिग्नेचर्स हो गए कई सारे मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के। तो टोटल मेंबर्स थे हमारे 299, लेकिन उसमें से 284 ही प्रेजेंट थे जिन्होंने उसी वक्त साइन किया और प्रियम्बल में यही डेट डाली और इसी दिन भारत को उसका कॉन्स्टिट्यूशन भेंट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26 contained a preamble,
395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और एक प्रियम्बल थी। द प्रियम्बल वॉज इनैक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनैक्टेड। तो प्रियम्बल यूं तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका इनैक्टमेंट हुआ बाद में। मूविंग अहेड, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट कैसे हुआ? तो कुछ आर्टिकल्स थे जो कि बहुत टेम्परेरी थे या ट्रांजिटोरियल थे, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल, ये सब जो आर्टिकल्स थे ये 26 नवंबर को ही इन्फोर्स हो गए। लेकिन कुछ प्रोविजंस यानी जो मेजर पार्ट था वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम कहते हैं डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। जनवरी 26 हमने जो डेट चूज की वो क्यों की एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट? क्योंकि इस डे का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था। क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था? इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया गया था। कब? जब लाहौर सेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज वाला रेजोल्यूशन पास किया गया। तो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर सेशन में, जो कि हुआ था दिसंबर 1929 में, और इसी सेशन में डिसाइड किया कि हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे 26 जनवरी को। इस डेट का इतना सिग्निफिकेंस था, इसलिए हमने इस डेट को चूज किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के लिए कि चलो पूर्ण स्वराज डे नहीं मना पाए तो क्या हुआ, हम इस पे अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे। मूविंग अहेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स। यहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग से निकलकर कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में जा रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कितना महान है और कितने ज़्यादा एफर्ट्स इम्बाइब कर रखा है खुद में, वील सी थ्रू दीज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशंस दो तरीके के होते हैं, रिटन होता है, अनरिटन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दुनिया भर के सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में से सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना इलैबोरेट और इतना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और 8 शेड्यूल्स थे इंक्लूडिंग अ प्रीएम्बल ऑल्सो। कारण क्या रहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी हुआ? बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटीज दैट आर कंट्री हैज़। इस कारण से, बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट वी हैव, इन सभी कारणों से वी हैड टू इंश्योर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो। इस डिटेलिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। मूविंग अहेड, द सेकेंड मेजर फीचर वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बकेट है, बोरोइंग, जिससे कि हम कहते हैं कि हमने बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि 60 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें जो फीचर अच्छा लगा वो उन्होंने ले लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत प्राउडली इस बात को कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या क्या, अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है जो हमारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे वो ये कि कौन सा फीचर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया है। तो फेडरल स्कीम की बात करें, गवर्नर के ऑफिस की बात करें, जुडिशरी की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, इमरजेंसी की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात करें, तो वो आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है, और इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है, हमारे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिटीजनशिप जो कि हम सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाईकैमरलिज्म, ये हमने सब कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन कम्स द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं, जैसे कि हमारा पार्ट 3
फंडामेंटल राइट, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसीजर, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसीजर, ये सब हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन कम्स द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमने डीपीएसपी लिया है, मेंबर्स का नॉमिनेशन टू राज्यसभा और उनका इलेक्शन का मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, रेजिडुअरी पावर का कॉन्सेप्ट, स्टेट गवर्नर के अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स लिया है और हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग ली है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी ली है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिया है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो हम जस्टिस अपने प्रियम्बल में लिखते हैं वो हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ली है। हमारे ये आइडियल्स आर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने? अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो देखा, नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मूविंग अहेड, another characteristic feature of our constitution is the blend of rigidity and flexibility। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ना बहुत रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है। इसको अमेंड तो किया जा सकता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है, पर वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स विद सम काइंड ऑफ रिजिडिटी एंड दैट रिजिडिटी इज बाय अ प्रोसीजर एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं या इसे चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 में दो तरीके की अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट कैसे किया जाता है कि कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी क्या हुई कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ईच हाउस में 2/3 member or majority that is not more than 50% of the total membership of each house. The other method is special majority of parliament with the ratification by half of the total states. ये दो तरीके जो 368 में दिए हैं। इनके अलावा provisions of the constitution can also be amended by simple majority of the parliament, जो कि ordinarily legislative process से हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला फीचर आता है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी क्वेश्चंस आ गए और कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस आ गए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, क्या हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या हम यूनिटरी हैं। तो हम फेडरल इन फॉर्म हैं बट यूनिटरी इन स्पिरिट हैं, क्वाज़ाई फेडरल हैं, जैसा केसी वेयर ने कहा। मोरिस जोन्स ने हमें कहा कि हमारे अंदर बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। वहीं ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आइवर जेनिंग्स वहीं कहते हैं कि वी आर अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ऐसा क्या है कि हम एक फेडरल सिस्टम है येट सो यूनिक, येट सो यूनिटरी। तो बात यह है कि हमारे अंदर यूजुअल फेडरेशन के फीचर्स हैं, जैसे कि दो गवर्नमेंट होना, पावर का डिवीजन होना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होना, कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना और बाइकैमरलिज्म। ये सब जो फीचर्स हैं फेडरेशन के वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि हमें यूनिटरी बनाते हैं, नॉन फेडरल बनाते हैं। वो फीचर्स हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना, एक सिंगल सिटीजनशिप मिलना, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल होना, जुडिशरी का इंटीग्रेटेड होना, स्टेट गवर्नर जो अपॉइंट किया जाएगा वो सेंटर से किया जाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी, इमरजेंसी प्रोविजंस में सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमें फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी बनाते हैं। मूविंग अहेड, वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि
एक क्लासिक फीचर है। Constitution of India has adopted the British parliamentary system of government rather than the American presidential system of government. तो ये जो हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री, दिस इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, sorry for the fumble, cooperation and coordination between the legislative and executive organs. तो we are following a parliamentary form of government. Moving ahead, हमारे पास एक यूनिक सिंथेसिस है ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो बात यह है कि हमारे फ्रेमर्स ने कहा कि एक प्रॉपर सिंथेसिस होना चाहिए ब्रिटिश सिस्टम में जो कि बात करता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की, और एक अमेरिकन सिस्टम में जो कि बात करता है जुडिशियल सुप्रीमेसी की। अब ये सिंथेसिस कैसे लाया जाए? तो ये सिंथेसिस ऐसे है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन की दहलीज पर खड़ा करके उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जिससे वो हर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन पे एग्जामिन कर सकता है। वहीं पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी पोर्शन अमेंड कर सकती है। तो ये जो क्लासिक सिंथेसिस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही यूनिक फीचर है। Moving ahead, we have an integrated and independent judiciary. इंटीग्रेटेड कैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इंडिपेंडेंट कैसे? हमारे जजेस का टेन्योर फिक्स है, उनकी सर्विस कंडीशंस फिक्स हैं, उनके सारे एक्सपेंसेस सुप्रीम कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर्स। जजेस हमारे रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कोर्ट्स के पास पावर है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड है। इससे हमारे अंदर का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है जो कि है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मूविंग अहेड, वी हैव द क्लासिक, द मोस्ट रेवरेंट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास ये 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये फंडामेंटल राइट्स ये हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में रहने का मज़ा दिलाते हैं। ये ऑल्सो, दीज राइट्स ऑल्सो वर्क एज लिमिटेशंस किस पर? एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्ररी पावर्स पर, लेजिस्लेचर के आर्बिट्ररी लॉज पर हमें लिमिटेशन लगाने पे मदद करते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है ये पार्ट 3। देयर आफ्टर कम्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये बहुत नॉवल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट 4 में दिया गया है। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, यानी उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है कोर्ट में जाकर, लेकिन ये डायरेक्टिव्स नॉन जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब कि इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है कोर्ट्स के थ्रू बिकॉज दे आर वायलेटेड। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बहुत साफ शब्दों में कह रखा है कि दीज प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं, ये कंट्री के गवर्नेंस में ये फंडामेंटल हैं, और ड्यूटी बनती है स्टेट की कि लॉज बनाने में इन प्रिंसिपल्स का, इन डायरेक्टिव्स का ध्यान रखा जाए। तो दो दे आर नॉन जस्टिसिएबल, इनका पावर कहीं भी क्षीण नहीं होता है, कम नहीं होता है। मूविंग अहेड, वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। इस पर कुछ बहुत क्लासिक क्वेश्चंस, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जब इंटरनल इमरजेंसी आई और उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने पर एक और फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई। ये पार्ट 4A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और इस पार्ट 4A में सिर्फ एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51A। इस 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे, अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करेंगे, नेशनल एंथम का सम्मान करेंगे,
सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, कॉमन ब्रदरहुड से रहेंगे, कल्चर और हेरिटेज को अपने प्रिजर्व करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सभी 11 ड्यूटीज़ हमें याद होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे प्रिलिमिनरी टेस्ट विच कम्स अक्रॉस ऑल जुडिशरी, उन सब का पार्ट होती हैं कि इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। सो वी नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 11 ड्यूटीज अच्छे से। मूविंग अहेड, वी हैव अनदर वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टरिस्टिक कि हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, हम एक धर्म निरपेक्ष स्टेट हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने नेगेटिव तरीके से इम्बाइब नहीं किया है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या हुआ कि हम खुद को किसी रिलीजन से एसोसिएट नहीं करते, हमें रिलीजन, इस स्टेट को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से ना समझ के वी हैव अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, विच मीन्स कि हम हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल फ्लरिशमेंट का अवसर देंगे। वी विल लेट ईच रिलीजन हैव इट्स ओन आइडियल्स एंड वी विल रिस्पेक्ट ईच रिलीजन इक्वली। तो हम एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को इम्बाइब की हुई कॉन्स्टिट्यूशन है। हम फिर भी कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखते अपने स्टेट का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सेक्युलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड हुआ। प्रियम्बल सिक्योर करता है कि हमारे सिटीजन्स के पास लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हो। उसके अलावा स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एज इंश्राइंड इन आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 भी कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 16 भी कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर सिटीजन के पास होगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 25 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमें इंटाइटल करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट आवर रिलीजन। उसके अलावा आर्टिकल 26 हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये हक देता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सके। उसके अलावा आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी पर्सन को ये हक नहीं होगा, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा इन एनी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट एज इंश्राइंड इन आर्टिकल 28। 29 कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, उनके पास ये हक होगा कि वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करके रख सकें। आर्टिकल 30 हर माइनॉरिटी को ये हक देता है कि वो स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। देयर आफ्टर आर्टिकल 44 विच इज़ द गोल्डन स्टार ऑफ आवर सेक्युलरिज्म, वो ये कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। Moving ahead, another very beautiful characteristic of our Indian Constitution is universal adult franchise। तो जो भी 18 साल से ऊपर हैं उनके पास एक राइट टू वोट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड एनी अदर थिंग। वोटिंग एज 21 ईयर्स हुआ करती थी, जो कि रिड्यूस की गई टू 18 ईयर्स बाई the 61st Constitutional Amendment of 1988, and this is a very important fact. Moving ahead, we have single citizenship। दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, डुअल पॉलिटी देखने को मिलती है कि एक सेंटर गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, उन सब के पास सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन हैं। मूविंग अहेड, वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी बॉडीज बनाता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर बॉडीज काम करती हैं ताकि फेयरनेस रहे। जैसे इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर करता है। कैग का ऑफिस, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ऑडिट करता है अकाउंट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यूपीएससी जो कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज। इसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज। ये इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की जाती है कि ये बॉडीज इंडिपेंडेंटली काम करेंगी? तो ऐसे किया जाता है कि इनके जो मेंबर्स हैं या इनके जो
काम करते हैं जो यहाँ पे, इनकी सिक्योरिटी होती है टेन्योर की, इनकी फिक्स सर्विस कंडीशंस होती हैं, इनका एक्सपेंस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ क्रिएट करता है जो हमें फेयरनेस की ओर ले जाने में मदद करती हैं। मूविंग अहेड वी हैव इमरजेंसी प्रोविजन। तो 3 तरीके की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन जो चेंज हुआ है। स्टेट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर। या फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी नहीं लगी है, ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। सो वी हैव एन इलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविजन, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो हमारे प्रेसिडेंट साहब उससे मीट कर सकें। इस कितना रैशनैलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में, कितनी रैशनैलिटी रही होगी कि उन्होंने ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी ऐसे रूल्स या लॉज बनाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हम इन सिचुएशंस में भी हम सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, उसके पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सकें। इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है और स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूनिटरी बन जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं हुआ होता है, तब भी वी गेट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग अहेड, द लास्ट वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द 3-tier गवर्नमेंट। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह 2 पॉलिटी होती थी, डुअल पॉलिटी, द सेंटर एंड द स्टेट। लेकिन 73rd अमेंडमेंट आया और 74th अमेंडमेंट आया, जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया, और ये किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो जो 73rd अमेंडमेंट आया, इसने पंचायत को रिकॉग्निशन दिया, पार्ट 9 ऐड हुआ और शेड्यूल 11 ऐड हुआ। इसी तरीके से 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटीज़ को रिकॉग्निशन मिला, जो कि है हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इससे पार्ट 9A ऐड हुआ और शेड्यूल 12 ऐड हुआ। इसी के साथ वी फिनिश द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत महान कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं टुडे एज रिपब्लिक डे। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज़ कि क्या यही कारण है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने का? क्या ऑल द थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अबाउट द राइट्स दैट वी गेट, द स्टेटस दैट वी गेट एज सिटीजन? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कभी नहीं आएगी? एज अ मेंटोर, एज अ को रीडर ऑफ लॉ, मैं आपको मजबूर करना चाहूँगी आज ये सोचने पे कि हम आज का रिपब्लिक डे क्यों मना रहे हैं। क्या हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए? क्या हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, जो प्रिविलेजेस दी हैं, उनको एक्सरसाइज करने में हम कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो अपमान नहीं कर देते? एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो वो है मास्क पहनना, to ensure that we do not spread infection to others or we do not come in the clutches of the infection। ये एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पार्ट पे, जिससे we can create a difference। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलिजेंस देने में हेल्प नहीं कर रही? या हम जो राइट टू रिलीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत खुशी से कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इन राइट्स को इन्जॉय करते करते क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो हार्म नहीं कर रहे बाय पोस्टिंग एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया विच प्रमोट्स हेट्रेड या विच प्रमोट्स एनिमिटी, या कोई ऐसा रिलीजियस कमेंट जो किसी और रिलीजन को डिमीन कर रहा हो? आफ्टर ऑल हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो क्या हम अपने राइट्स एक्सरसाइज करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारा राइट डिराइव हो रहा है आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमें लिबर्टीज़, जो प्रिविलेजेस हमें मिली हुई हैं, वो सब आती हैं थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन, टू द पीपल ऑफ द नेशन एंड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस रिपब्लिक डे, एज जुडिशियल एस्पिरेंट्स, let's pledge our allegiance to the constitution as citizen of India, let's pledge our allegiance to our nation. Let's build a better India for ourselves. Thank you. Please like, share and subscribe if you actually like the content. Thank you for watching. Thanks. Happy Republic Day. Jai Hind.